नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। इस वक्त की बड़ी खबर, शहरी निकाय चुनाव 20 अक्टूबर तक स्थगित कर दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह आदेश जारी किया है। कोविड-19 के कारण आयोग ने यह निर्णय लिया है। 21 अगस्त को 129 निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। राज्य सरकार ने चुनाव स्थगित करने का अनुरोध किया था। समय समय पर आयोग संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करेगा। तो शहरी निकाय चुनाव कोविड-19 के चलते, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रेम मीणा हमारे साथ जुड़ गए। प्रेम, एक बड़ा फैसला लिया गया है कोविड-19 के कारण और साथ ही साथ इसकी समीक्षा भी की जाएगी। यानी कि अगर कोरोना के अंदर थोड़ा सुधार आता है, वैक्सीन आती है, इस दौरान कोरोना के केसेस अगर कम पाए जाते हैं तो कोई तारीख निश्चित की जा सकती है। प्रेम, प्रेम मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी आसिफ जी। प्रेम, जो निर्णय लिया गया है निकाय के चुनाव स्थगित करने का कोविड-19 के कारण, क्या आने वाले समय के अंदर अगर कोविड-19 के केसेस में कमी आती है तो चुनाव की तारीख निश्चित की जा सकती है? जी बिल्कुल आसिफ जी, आपने सही कहा। जो राज्य निर्वाचन आयोग ने जो आदेश जारी किया है उसके मुताबिक आयोग कोरोना की समय समय पर समीक्षा करेगा और यदि आयोग को ये लगता है कि 20 अक्टूबर से पूर्व हालात सामान्य है तो आयोग चुनाव कराने की घोषणा कर सकता है। फिलहाल आयोग ने आधिकारिक तौर पर प्रदेश की 129 स्थानीय निकायों के चुनाव 20 अक्टूबर तक स्थगित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल कुछ माह पूर्व राज्य सरकार ने आयोग को एक चिट्ठी लिखकर कोरोना के कारण चुनाव स्थगित करने का अनुरोध किया था। इस पर आयोग ने गृह विभाग और चिकित्सा विभाग के साथ अहम बैठक की थी और चर्चा की थी। उसके बाद गृह विभाग ने कानूनी व्यवस्था के मद्देनजर पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने से इनकार कर दिया था। ऐसे में आयोग ने अब राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए 20 अक्टूबर तक चुनाव स्थगित करने का निर्णय लिया है। इससे पहले पंचायत चुनाव भी आयोग स्थगित कर चुका है। जी प्रेम, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता प्रेम मीणा जानकारी दे रहे थे। कोविड-19 के चलते पंचायत चुनाव के बाद अब शहरी निकाय चुनाव को भी स्थगित कर दिया गया है। और अब बात अजमेर की, जहां रामगंज थाना क्षेत्र में आज सुबह 3 बदमाशों ने फाइनेंस कंपनी में लूट की कोशिश की। दरअसल बाइक सवार बदमाशों ने कंपनी के सुरक्षाकर्मी के साथ हाथापाई करते हुए अंदर प्रवेश किया, लेकिन वो वारदात को अंजाम नहीं दे सके। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू की। फिलहाल पुलिस घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी है। तो ये सुरक्षाकर्मी की बहादुरी के चलते सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है सामने कि कैसे एक गार्ड जो है वो बदमाशों से भिड़ा है और उसने पूरी कोशिश की। 3 बदमाशों पर एक गार्ड जो है वो भारी पड़ता हुआ नजर आया। अजमेर से सामने आए सीसीटीवी फुटेज हैं। जैसे ही सुरक्षाकर्मी को पता चला कि ये 3 बदमाश निकल रहे हैं और वो अकेला तीनों के साथ जो है वो भिड़ गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे इस गार्ड ने तीनों बदमाशों से लोहा लिया। वहीं प्रदेश में आज उदयपुर में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और नकली शराब की बोतलों को जब्त किया। वहीं टोंक में एसीबी ने घूसखोर डॉक्टर को गिरफ्तार किया। और अब बात शहर शहर चोरों के आतंक की, जहां उदयपुर में चोरों ने सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं झुंझुनू में नयासर गांव में अज्ञात चोरों ने 3 दुकानों के ताले तोड़े और नकदी चुरा ली। वहीं उदयपुर जिले के गोगुंदा के मानक चौक के पास गणेश मंदिर में अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों ने मंदिर के गुल्लक को तोड़कर करीब 5,000 रुपए की नकदी चुरा ली। और अब बात मरुधरा में कोरोना के बढ़ते रिकॉर्ड रफ्तार की।
प्रदेश में अब 699 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 64,676 पहुंच चुका है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 908 लोगों की मौत हो चुकी है और 49,084 केस पॉजिटिव से अब तक नेगेटिव हो चुके हैं। इलाज के बाद 48,600 लोग डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। राजस्थान में इस वक्त 14,684 एक्टिव केस हैं और आज 124 मरीज रिकवर हो चुके हैं। 82 को डिस्चार्ज कर दिया गया। राज्य में सैंपलिंग 19.5 लाख के पार जा चुकी है। और अब बात प्रदेश के उन 7 संभागों की जहां बढ़ते संक्रमण को लेकर हमारी नजर बनी हुई है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर की तस्वीरें देख रहे हैं। एक एक संभाग का आज का सूरत हाल आपको बताएंगे। हर संभाग का कोरोना ग्राफ दिखाएंगे। कहां बढ़ा वायरस का वार और कहां मिली राहत। बस बने रहिए हमारे साथ। और चलिए अब चलते हैं अपने सहयोगियों के पास और जानते हैं कि कैसा है उनके शहर में कोरोना का ग्राफ। कोरोना के रिकॉर्ड 699 मरीज मिले हैं। अब राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 64,676 हो गई है। जयपुर में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। आज राजधानी जयपुर में कोरोना के 50 नए मामले सामने आए हैं। अब राजधानी जयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 7,823 हो गई है। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक 908 मौतें हो चुकी हैं। फिलहाल प्रदेश में कोरोना की स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। कोरोना के अब तक 48,600 मरीज डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में फिलहाल कोरोना के एक्टिव मामले 14,684 है। राज्य में पॉजिटिव प्रवासी मरीजों की संख्या 9,058 है। वहीं चिकित्सा मंत्री से आज राज्यपाल ने कोरोना को लेकर जानकारी ली। राज्यपाल ने कोरोना की रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देखिए, अजमेर में लगातार कोरोना का विस्फोट जारी है। आज भी 93 नए मरीज निकलकर सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 3,308 पहुंच गया है। वहीं अब तक 71 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है, जबकि 2,618 मरीज जो है वो ठीक हो गए हैं और अस्पताल से घर के लिए डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। इस सब के अलावा अगर बड़ी और प्रमुख खबरों की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा के क्षेत्र में आज अजमेर को 4 बड़ी सौगातें दी हैं। करीब 70 करोड़ रुपए के शिलान्यास और लोकार्पण जो है मुख्यमंत्री गहलोत ने जयपुर से ऑनलाइन किए। इसमें से करीब 38 करोड़ की लागत से मेडिसन ब्लॉक का शिलान्यास हुआ है, जिसमें करीब 8 मंजिला भवन बनकर तैयार होगा। वहीं करीब 30 करोड़ की लागत से शिशु रोग विभाग का 6 मंजिला ब्लॉक और पार्किंग एरिया का शिलान्यास किया गया। वहीं करीब 2.25 करोड़ की लागत से आधुनिक मोर्चरी का भी शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। पीने के पानी को लेकर आज कल्याणीपुरा के लोगों ने नाका मदार स्थित जलदाय भवन पर जोरदार प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि इलाके में जिस पानी की टंकी के साथ सप्लाई की जा रही है वो 20 साल पहले बनी थी और इन 20 सालों में आबादी विस्तार काफ़ी हुआ है, जिसके चलते हर घर में पानी नहीं पहुँच पा रहा है। इस सब को लेकर उन्होंने वहाँ पर प्रदर्शन किया है। इसके अलावा कल से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की महत्वाकांक्षी योजना इंदिरा रसोई शुरू होने जा रही है। अजमेर निगम क्षेत्र में 9 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर इंदिरा रसोई संचालित होगी और निगम के जो आयुक्त हैं कुशाल यादव, आज उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत में इसकी विस्तृत जानकारी दी, जिसमें 8 रुपये की किफ़ायती दर के साथ शुद्ध और पौष्टिक गर्म भोजन जो है वो उनको मिलेगा और इस दौरान जो कोरोना गाइडलाइंस हैं उसकी भी पालना की जाएगी, जिसमें फेस मास्क और थर्मल स्क्रीनिंग जो है वो आवश्यक होगी। यहाँ पर कोई भी जो है आकर भोजन कर सकता है। सीएम गहलोत का जो संकल्प है किसी को भी भूखे नहीं सोने देने का, ये योजना जो है इस संकल्प को साकार करेगी और जो भी व्यक्ति यहाँ पर भोजन करने आएगा उसकी सिर्फ फोटो एक पारदर्शिता रिकॉर्ड के तहत यहाँ पर ली जाएगी। भरतपुर में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो 17 मामले सामने आने के बाद में अब 3341 कुल पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं पॉजिटिव से नेगेटिव की बात करें तो 2585 लोग अब सही होकर अपने घरों को जा चुके हैं। वहीं मौत के आंकड़ों की बात करें तो जिले में 65 मौतें हो चुकी हैं, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन और मेडिकल टीमें भी सख्ते में हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से मुनादी कराई जा रही है। वहीं सैंपलिंग का काम भी अब तेजी पकड़ता जा रहा है। डिस्पेंसरियों और हॉस्पिटलों में अब सैंपलिंग का काम जोर पकड़ रहा है, जिसके चलते अब मेडिकल टीमें घर भी पहुंच रही हैं और लोगों को सचेत कर रही हैं कि जरूरी काम के दौरान ही घरों से बाहर निकलें
वरना इस संक्रमण से बचने के लिए घरों पर रहें। वहीं बाजारों की स्थिति की बात करें तो जरूरी काम के दौरान ही लोग बाजारों में जा रहे हैं और अपनी आवश्यकता की चीज़ें खरीदकर तुरंत घर लौट रहे हैं, जिसे लेकर अब पुलिस भी सतर्क हो चुकी है और वाहनों पर नज़र रखी जा रही है। आज नगर डीग और कुमेर में वाहनों के चालान किए गए, वहीं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ था उनके बारे में भी खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं आपको बता दें कि अब प्रशासन इतना सतर्क हो चुका है कि घरों से बाहर निकलने वालों को भी संक्रमित के डर से उन्हें समझा रहा है। वहीं घर घर लोगों को यही समझाइश की जा रही है और पोस्टर भी चिपकाए जा रहे हैं कि इस संक्रमण से बचने के लिए घरों पर रहें। वहीं बड़ी खबर की बात करें तो खो थाने में जब डीजे बजाने वाले को तमंचा लगा था, जिसे लेकर खो थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। उसके ऊपर आरोप है कि उसने उच्च अधिकारियों को इसके बारे में अवगत नहीं कराया था, जिसके चलते उच्च अधिकारी खास नाराज भी हुए और मामला भी दर्ज नहीं किया और जिसे लेकर आरोपी अभी तक फरार हैं। उदयपुर के कोरोना अपडेट की बात करें तो आज अभी तक की राहत देने वाली खबर है। सुबह से अभी तक एक भी कोरोना संक्रमित मरीज सामने नहीं आया है और ये एक बड़ी राहत देने वाली खबर है। लेकिन सिर्फ इस जानकारी के साथ निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम अगस्त महीने के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो उदयपुर में प्रतिदिन करीब 40 से ज़्यादा पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय। और महज पिछले 28 दिनों के अंदर उदयपुर में जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वो दोगुनी हो चुकी है। तो सतर्क रहने की अभी भी ज़रूरत है। हालांकि आज राहत देने वाली खबर रही है और इसको लेकर चिकित्सा विभाग ने भी ये अपील की है कि लोग जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की पालना कर रहे हैं उसे कंटिन्यू रखें अपने कार्यस्थलों पर और अपने घरों में भी इसकी पालना करें, ताकि संक्रमित हुए व्यक्ति से यदि क्लोज कॉन्टैक्ट रखें, थोड़ा डिस्टेंसिंग रखेंगे। दूसरी ओर आज उदयपुर में सौभागपुरा इलाके में एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल में पानी की मिलावट की खबर से हड़कंप मच गया। आज सुबह करीब आधा दर्जन से ज़्यादा गाड़ियां पेट्रोल और डीजल भरवाने के बाद में पेट्रोल पंप पर ही बंद पड़ गई, जो कि बाद में काफ़ी मशक्क़त तक शुरू नहीं हो पाई। तो ऐसे में जब पेट्रोल को एक बोतल में लेकर देखा गया तो उसमें पानी की मिलावट होने की बात सामने आई है। इसको लेकर लोगों ने खासा आक्रोश व्यक्त किया है और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जब वायरल किया तो पेट्रोल पंप संचालक की जमकर लोगों ने किरकिरी भी की। दूसरी ओर उदयपुर मावली में एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और एक बोलेरो और एक मोटरसाइकिल को जब्त किया है। इनसे 400 बर्राणु पौवे नकली शराब के जब्त किए हैं, जिसमें इन्हें नकली शराब बनाकर अलग अलग जगह पर बेचने की कवायद की जा रही थी। तो 3 लोगों को आबकारी विभाग ने मौके से गिरफ्तार किया है। तो वहीं इस नकली शराब को बनाने वाले एक अन्य अभियुक्त को भी विभाग ने गिरफ्तार कर लिया है। कुल 4 लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए हैं और गिरफ्तारी के बाद में जो जब्ती प्रक्रिया है वो की गई और इसी के साथ में अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। बीकानेर में अगर कोरोना अपडेट की बात कर लें तो लगातार कोरोना संक्रमित जो मरीजों का आंकड़ा है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं वो आ रहे हैं और पॉजिटिव आने के साथ ही अब जिला प्रशासन की जो चिंता की लकीरें हैं वो भी बढ़ती हुई जा रही है। ऐसे में अगर जो मरीज हैं रिकवर कर रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छी संख्या बताई जा रही है। अभी तक जो 2764 जो मरीज हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके, तो ऐसे में रिकवरी रेट भी काफ़ी अच्छी बताई जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं वो चिंताजनक जरूर बताए जा सकते हैं। हालांकि मौत के आंकड़े की हम बात करें तो बीकानेर में अभी तक पॉजिटिव जो मरीजों की जो मौत का आंकड़ा है वो 68 तक पहुंच गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बात है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से लगातार अवेयरनेस के जो काम है वो किए जा रहे हैं, जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं ताकि लोग पूरी तरीके से कोरोना गाइडलाइन की पालना करें। लेकिन इसके बावजूद भी अगर शहरी इलाकों की बात कर ले तो वहाँ पर जो लोग हैं वो पूरी तरीके से गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं, झुंड के रूप में साफ तौर पर देखे जा रहे हैं, जिसके कारण जो आंकड़ा है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर राजीव गांधी की जयंती की पूर्व संध्या पर आज विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी शिरकत करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने जो राजीव गांधी के जो कार्यकाल को लेकर सभी के सामने अपने बात रखी। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी पिछले 3 दिनों से बीकानेर दौरे पर हैं और कोलायत के अंदर उन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर कई गाँवों के अंदर दौरा भी किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की जो समस्याएं हैं वो सुनी। इसके साथ ही लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी किया कि कोरोना जैसे संक्रमण से बचना है तो पूरी तरीके से कोरोना की जो गाइडलाइन है उसकी पालना की जाए। देश के पहले अभिलेख म्यूजियम का कल उद्घाटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीसी के जरिए इस म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। इस म्यूजियम को बनाने के अंदर 4 करोड़ की लागत लगी है। तो वहीं पर इस म्यूजियम के जरिए लोग अपने इतिहास के बारे में जान सकेंगे, किस तरीके से
पहले कार्य होता था और किस तरीके से लोग एक दूसरे को फरमान दिया करते थे। ये सारे ही जो अभिलेख है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो ऐतिहासिक कही जा सकती है। वहीं आपको बता दें कि 400 ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो इसके साथ ही 450 जो अभिलेख हैं वो भी इस म्यूजियम के अंदर रखे गए हैं। जी देखिए, आज फिर कोटा में 36 नए पॉजिटिव रोगी और सामने आए हैं। तो कोटा में संख्या की बात करें तो लगातार उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। आज राहत की बात यह है कि जो पॉजिटिव रोगियों की तादाद है वो कम नज़र आ रही है, लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों लगातार 100 और 100 से ज़्यादा नए इलाकों में नए पॉजिटिव रोगी सामने आ रहे थे, उस पर आज थोड़ा सा विराम लगा है। इसमें थोड़ी सी राहत ज़रूर मिली है, लेकिन 4000 के पार अब कोटा में जो है पॉजिटिव रोगियों का आंकड़ा चला गया है। लगातार जिला प्रशासन, चिकित्सा विभाग की टीमें मुस्तैद है। कोशिश लगातार संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए की जा रही है, बेहतर इलाज के लिए की जा रही है। रोगियों की बात करें जो अब तक अस्पताल से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो करीब 1350 से ज़्यादा ऐसे रोगी हैं जो अस्पताल से अब तक डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। इन सब के बीच राहत की खबर यह है कि कोटा में जो प्लाज्मा थेरेपी से जो इलाज शुरू किया गया है उसका असर साफ तौर पर नज़र आ रहा है। कोटा के साथ साथ कोटा से जो प्लाज्मा जयपुर और उदयपुर भी जो है वो भेजा जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना ने ये अहम जानकारी दी है कि कोटा में प्लाज्मा डोनेशन को लेकर जो जज्बा नज़र आ रहा है कोरोना योद्धाओं में, जो कोरोना को मात दे चुके हैं, वो दूसरों की जान बचाने के लिए जिस तरह से आगे आ रहे हैं वो वाकई तारीफ़ काबिल है। जो एजेंसियां वहां पर काम कर रही हैं उनको भी जो है साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि समय पर प्रोजेक्टों को पूर्ण किया जाए। शहर की दूसरी बड़ी खबरों की बात की जाए तो कोटा पुलिस को आज फिर सफलता मिली है। कोटा पुलिस लगातार इन दिनों अपराधियों पर तो शिकंजा कस ही रही है। इसके साथ साथ जो 32 मोबाइल आज पुलिस ने जो बरामद किए थे पिछले दिनों, उनके मालिकों को आज थाने पर बुलवाया गया। ये तमाम जो मोबाइल थे वो या तो चोरी हुए थे या खो गए थे, तो जो पुलिस की तकनीकी टीम है उसके जरिए इन मोबाइल तक पहुंचा गया और उनको बरामद करने के बाद आज उद्योग नगर थाने में शहर एसपी गौरव यादव ने जो है लोगों को उनके मोबाइल सौंपे। तो इसके अलावा बारिश का दौर भी कोटा में लगातार जारी है। इन सब के बीच कोटा में भी जो है आज कोटा बैराज से 2 गेटों को खोलकर पानी की निकासी की गई। करीब 4000 क्यूसेक पानी की निकासी की गई। तो वहीं ग्रामीण इलाकों से भी आज भी खबरें आई कि वहाँ अच्छी बारिश हो रही है, तो किसानों के लिए बड़ी राहत की बात है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। आगे बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। कोरोना की वजह से होली के साथ ही त्योहारों पर लगा ग्रहण बदस्तूर जारी है और अब इसकी जद में गणेश चतुर्थी का त्योहार भी आ गया है। संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस बार बप्पा की पूजा में वो रंग नहीं नजर आ रहे जिसके लिए दुनिया भर में मशहूर है। कोरोना का कहर, बप्पा आएंगे घर, सामूहिक पूजा पर असर, गणेश पूजा पर ग्रहण। त्योहारों का देश है भारत। यहाँ कोई भी त्योहार सिर्फ त्योहार ही नहीं बल्कि व्यापार भी है। छोटे छोटे स्तर तक फैला रोजगार भी है। इसीलिए कोरोना के कहर से न सिर्फ त्योहार बल्कि व्यापार और रोजगार से जुड़े लोग भी त्राही त्राही कर रहे हैं। अब गणपति पूजा को ही देख लीजिए। पश्चिम भारत से शुरू हुई ये पूजा पद्धति पूरे देश भर में फैल गई है और इस बार बप्पा की पूजा पर भी कोरोना का असर साफ दिख रहा है। देखिए इन 5 तस्वीरों को और याद कीजिए पिछले साल की गणपति पूजा। इस बार ना वो रंग है ना ही वो उमंग, वो भी तब जब बप्पा की आराधना शुरू होने में चंद घंटे और बचे हैं। इस सब की वजह है कोरोना संक्रमण, जिसकी मार त्योहार, व्यापार और रोजगार सब पर एक साथ पड़ा है। पहले बात व्यापार की। काम धंधे में बहुत फर्क आ गया। पहले 2 गुना 3 गुना ज़्यादा लाते थे, अब इस साल कम माल लाया है हमने। क्यों? लॉन टोन की वजह से। तो इस साल कम लाए, बड़े पीस लाए नहीं, तो छोटे छोटे पीस लाए हैं। 50 से ज़्यादा होगा, लेकिन इस साल एकदम पूरा काम ही है। बिल्कुल नहीं है, एकदम छोटे छोटे मांग रहे हैं जो टॉप में बाल्टी में मतलब विसर्जन कर सके, गल जाए। साल 1500 मूर्ति लेके आया हूँ, उसमें भी इंक्वायरी बहुत कम है और सेल्स अभी क्या हमारा पास 50% बुकिंग होना चाहिए था, अभी तो 50 कस्टमर 100 कस्टमर बुकिंग किया है। सुना आपने, पहले जैसी बिक्री नहीं रही। इसकी कई वजहें हैं। पहली तो ये कि सरकार के साथ साथ आम लोग खुद भी इस बार सार्वजनिक पूजा से बच रहे हैं। दूसरी, बड़ी मूर्तियों की बजाय छोटी मूर्तियों की तरफ है रुख। तीसरी, प्रदूषण को लेकर बढ़ती जागरूकता। दिल्ली की नैना अब मिट्टी की मूर्ति बनाती हैं, तो अहमदाबाद के विजय नाइक सालों से ही प्रकृति के मुताबिक ही मूर्ति बनाते हैं।
वहीं कोरोना की वजह से मुंबई के नितिन चौधरी ने सैनिटाइजर वाला बप्पा बनाया है और तीनों को इससे काफी फायदा हुआ है। पहले पीओपी की, अब मिट्टी। काफ़ी फ़ायदा है, मतलब इको फ्रेंडली, किसी को मतलब नड़ता भी नहीं है वो आज तक, मतलब कहीं गिर जावे तो उस पर मतलब कोई नुकसान, वनस्पति को नुकसान नहीं होता है। लोगों की मांग तो बहुत बढ़ रही है। ये सैनिटाइज़र का, ये गणपति पहली बार ऐसा देख रहे। प्रसाद तो मिल रहा था, सब मिल रहा था, सैनिटाइज़र का, और सब जन इतना खुश है कि सैनिटाइजर, और सब जन आके वो गणपति बाप्पा से प्रार्थना करते ये कोरोना का प्रादुर्भाव कम हो जाए, यही विनती है सब। अब लोग भी प्रदूषण को लेकर ज्यादा जागरूक हो गए हैं और वो भी पीओपी के बजाय मिट्टी की बनी मूर्तियों की खरीदारी और पूजा पर जोर दे रहे हैं। लेकिन श्रद्धालुओं की अपनी अलग परेशानी है। पर खुद डेकोरेशन भी किया है, प्रसाद वगैरह सब हमने घर पे ही बनाया है, और जो रिलेटिव्स है जो हर साल आते हैं मेरे घर पे दर्शन करने के लिए बापा के, लेकिन इस बार नहीं आ पाएंगे, तो हमने सोशल मीडिया थ्रू, जैसे कि त्योहारों का असली मकसद ही परिवारों का मिलन है। इसके बहाने लोग निजी जिंदगी की परेशानियों से निकलकर अपने सगे संबंधियों और दोस्तों से मिलते थे। इससे समाज में एकता आती है, लेकिन कोरोना की चौतरफा मार ने सब पर पाबंदी लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।